हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम जो है इस समय मैथ पेडागोजी देख रहे हैं। उस पेडागोजी में अगला क्रम है हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसको हम ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। वो हम अभी जानेंगे कि हम इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते क्यों हैं। उन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले भी हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैथ पेडागोजी के वो हमने पढ़े हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं वही चीज़ हम जानते हैं, और जो चीज़ें आपकी जानकारी में हैं वो चीज़ों को आप जानते हैं और उसका रिवीजन करते रहिए जो हम पढ़ा रहे हैं। और क्लास को प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट स्पेशल के नाम से, उसको भी देख सकते हैं। उसमें सारे पेडागोजी जो भी अभी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पूरा हो जाएगा 2-3 दिन में, फिर हम अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और कम से कम समय में आपका पूरा कराने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो हमेशा आपकी पूछी जाती हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, हमने लिखा है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मानव वृद्धि के विकास में किसी पक्ष को क्रमबद्ध करना। मानव वृद्धि के विकास में किसी पक्ष को क्या करना? क्रमबद्ध करना। तो पक्ष से ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि हाँ, ये तो मूल्यांकन के पक्ष पूछ रहा है, या जो भी ब्लूम ने दिया था वो पक्ष पूछ रहा है। तो क्रिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ को एक बार और देखते हैं कि मानव वृद्धि के विकास में किसी पक्ष को क्रमबद्ध करना क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम BS ब्लूम ने 1956 में अनुदेशात्मक उद्देश्यों का क्या किया? वर्गीकरण किया। और इन्होंने सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? ज्ञानात्मक पक्ष दिया। कब दिया? 1956 में दिया, याद रखिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष दिया 1956 में। और ब्लूम ने आधार किसको माना? शैक्षिक मूल्यांकन को और पाठ्यक्रम परिवर्तन को जो है आधार मानते हुए ये वर्गीकरण किया। अब हम सीधे आते हैं ब्लूम पे। तो ब्लूम ने जो सबसे पहले जो है ज्ञानात्मक पक्ष का तो वर्गीकरण कर दिया, ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में वर्गीकरण इन्होंने किया। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। ब्लूम और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर, जो ब्लूम हैं और उनके कुछ सहयोगी, ओके, ब्लूम और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर बात करें तो शिक्षण उद्देश्यों, यही जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है, यह हम शिक्षण उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो ब्लूम और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन। त्रिस्तरीय विभाजन किसका विभाजन? त्रिस्तरीय शिक्षण उद्देश्यों का। तो हम यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य भी लिख देते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन प्रस्तुत किया। किसने? ब्लूम और उनके सहयोगियों ने। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या, ब्लूम ने जो है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया। आधार किसे माना था? शैक्षिक मूल्यांकन और पाठ्यक्रम परिवर्तन को इन्होंने आधार माना। उसके बाद क्या है, ब्लूम और उनके सहयोगियों ने त्रिस्तरीय विभाजन जो है प्रस्तुत किया। शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन प्रस्तुत किया, जिसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण, यह हम कह सकते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। यह हम कह सकते हैं ब्लूम का डोमेन। ओके, जैसे हम कह सकते हैं क्या? ब्लूम के डोमेन, ये भी कह सकते हैं ब्लूम के डोमेन। और किस नाम से हम जान सकते हैं? ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम के डोमेन, और इन सभी चीज़ों के नामों से हम जान सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको बोला था ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो यानी कि ये जो वर्गीकरण है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का किया गया है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष में, इसी को हम ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि ब्लूम ने यही तीनों उद्देश्यों को दिया है। तो फिर हम अब देखते हैं, ब्लूम की एक पुस्तक थी। ओके, ब्लूम की एक पुस्तक थी। तो पुस्तक का नाम क्या था? ये भी याद रखिएगा, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये किसकी पुस्तक थी? ये ब्लूम की पुस्तक थी। ये पुस्तक का नाम भी आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसे प्रस्तुत किया ब्लूम ने जो है, और इसी के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। किसका? पक्षों का, विभिन्न पक्षों का वर्गीकरण किया। कौन कौन से पक्ष थे? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और तीसरा कौन था? क्रियात्मक पक्ष। चलिए हम एक बार इसको और जान लेते हैं कि आप अच्छे से समझ पाएँ भली भांति, फिर उसके बाद देखिएगा। ओके, तो इन तीनों में वर्गीकरण कर दिया इन्होंने। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लिखा है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण।
ये यहाँ पे हम ब्लूम टेक्सोनॉमी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तह तक पहुँचने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो हम देखते हैं अनुदेशात्मक उपदेशों का वर्गीकरण क्या है। मानव वृद्धि के विकास में, ओके, मानव वृद्धि के विकास में किसी पक्ष को क्रमबद्ध करना, उसके पक्ष को, यानी कि मानव के जितने भी तरीके से वो विकास करता है उसके कौन कौन से पक्ष होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, मूल्यात्मक पक्ष होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इन पक्षों की बात की गई कि इनको क्रमबद्ध तरीके से हम कैसे जानेंगे और इनके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आएंगी। तो इसमें जो है सर्वप्रथम जो है ब्लूम ने 1956 में वर्गीकरण कर दिया। तो ब्लूम और उनके सहयोगियों ने मिलकर किया, कह सकते हैं। तो नाम क्या दे दिया इन्होंने, नाम दे दिया शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन, एक नाम दे दिया, और ब्लूम टेक्सोनॉमी नाम दे दिया, ब्लूम के डोमेन नाम दे दिया। तो ये पूरा जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों को दिया था ब्लूम ने। लेकिन हम बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष सीधा सीधा ब्लूम ने दिया था, और भावात्मक पक्ष दिया था इनके कुछ सहयोगी क्राथवेल थे और मसीहा करके नाम था एक, और ब्लूम ने दिया था। और जो क्रियात्मक पक्ष था ये इनके शिष्य सिम्पसन ने दिया था, किसके, ब्लूम के शिष्य ने। तो इन सब चीज़ों को आई होप आप समझ गए होंगे। और ब्लूम की पुस्तक क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जरूर याद रखिएगा, पुस्तक का भी नाम पूछा जा सकता है। अब हम इनके एक एक पक्षों को, ब्लूम के जो है एक एक पक्षों को हम देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष देखेंगे, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक, और उनके बारे में जानेंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे ब्लूम टेक्सोनॉमी लिख सकते हैं, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम सीधे ब्लूम का वर्गीकरण हमने लिख दिया, देखिए आ रहा है इसमें। ओके, तो हमने ब्लूम का वर्गीकरण लिख दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने 3 प्रकार के में बांटा हुआ था। कैसे था, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा क्या था, भावात्मक पक्ष या बोधात्मक पक्ष भी बोल सकते हैं, भावात्मक पक्ष, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोधात्मक। ओके, या सीधे सीधे आप भावात्मक ही बोलिए, बोधात्मक बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो भावात्मक पक्ष ही हम बोलते हैं, बोधात्मक नहीं बोलते हैं, बोधात्मक नहीं लिखते हैं, सटीक नहीं बैठ रहा। फिर तीसरा क्या है, क्रियात्मक या मनोशारीरिक। ओके, क्रियात्मक या मनोशारीरिक हम बोल सकते हैं पक्ष। क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष, तो इन तीनों पक्षों में हम विभाजित करते हैं। ये आप भली भांति जानते होंगे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष सबसे पहले दिया था 1956 में, ब्लूम ने ही दिया था। ओके, फिर भावात्मक पक्ष दिया था 1964 में। इनके साथी कौन थे, ब्लूम ने तो दिया ही था, ब्लूम ने दिया था, प्लस क्राथवेल ने दिया था, और उनके साथ कौन थे, मसीहा करके एक नाम था, मसीहा करके मनोवैज्ञानिक थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर भावात्मक पक्ष दिया था। फिर आगे बात करें 1969 और 1972, इसी के मध्य जो है ब्लूम के शिष्य कौन थे, सिम्पसन। ब्लूम के शिष्य कौन थे, सिम्पसन। इन्होंने सिम्पसन ने जो है ये क्रियात्मक पक्ष या मनोशारीरिक पक्ष दिया था। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या हमने देखा कि ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में ब्लूम ने ही दिया था, भावात्मक पक्ष 1964 में ब्लूम, क्राथवेल और मसीहा ने दिया था, और क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो सीधे हम एग्जैक्ट हम ईयर यही लेते हैं, ज़्यादातर हमें यही लिखा मिला होता है 1969, ये दिया था सिम्पसन ने। तो ये हो गए, तीनों पक्षों को हमने जान लिया। ओके, ये तीनों पक्षों को हमने जान लिया कि किसने किसने दिया था। अब हम देखते हैं एक एक पक्ष को उठा के, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष देखते हैं। हम लिख के जानते हैं कि समय थोड़ा सा कम लगे, नहीं तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि हमने 3 पक्ष लिखे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष को हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष भी हम कह सकते हैं। और अगला आता है भावात्मक पक्ष, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष, यानी कि या इसको कह सकते हैं मनोशारीरिक। ओके, मनोशारीरिक पक्ष भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने भी पिछले में जाना है। हम एक बार और बता देते हैं, ये पक्ष किसने दिया था, ब्लूम ने 1956 में दिया था। कौन सा, ज्ञानात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष 1964 में किसने किसने दिया था, ब्लूम ने, क्राथवेल ने और मसीहा ने दिया था। और बात करें 1969 में सिम्पसन ने दिया था क्रियात्मक पक्ष। ये क्या थे, ब्लूम के शिष्य थे। ओके, तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भागों में बांटा गया था, इनको 6 चरणों में बांटा गया था। कौन कौन से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण
और मूल्यांकन। ये आपका सीधे सीधे सीक्वेंस में लगाने को भी पूछ लिया जाता है। सबसे निम्न चरण कौन सा है, तो ज्ञान है। सबसे उच्च चरण कौन सा है, उच्चतम स्तर कौन सा है, मूल्यांकन है। तो ऐसे चरणों के हिसाब से भी पूछता है एग्जाम में आपका, और सीक्वेंस में भी पूछता है कि सीक्वेंस लगा है। आपका यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं कहीं भी। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान है, फिर बोध है, बोध यानी कि समझ, फिर अनुप्रयोग यानी किसी चीज़ का प्रयोग करना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे पहले लेते हैं ज्ञान, यानी कि किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठा करना। ज्ञान यानी कि संज्ञान, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना। ओके, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना यानी कि ज्ञान हो गया। उसके बाद ज्ञान के बाद कौन सा स्टेप आता है, बोध, यानी कि समझ, यानी कि जो चीज़ें हमें, जो जानकारी हमें प्राप्त की है वो हम समझ गए हैं, या उसे अपने शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या हुई, जानकारी मिली, उसके बाद समझ हो गया। समझ हुई तो हम चीज़ों को अपने शब्दों में व्यक्त करना सीख जाते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करना जान जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आता है अनुप्रयोग। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है और उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उनका हम प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, यानी सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। ओके, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना, यहाँ पे लिख देते हैं, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है। ओके, फिर आता है विश्लेषण। तो विश्लेषण में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है उनको हम विभिन्न भागों में बांटेंगे। तो जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसे हमने क्या किया, विभिन्न भागों में बांटेंगे, भागों में बांटेंगे, तभी क्या होगा, विश्लेषण होगा। हमने विश्लेषण में विधि में भी पढ़ा था कि चीज़ों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, फिर विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद हम करते हैं, जानकारी हमें जो मिली उसको हमने क्या किया, विभिन्न भागों में उसको बांटा और उसको अच्छी तरह से हमने क्या किया, समझा। विश्लेषण में जानकारियों को हमने अलग अलग भागों में बांटा और उसे समझा। फिर बात करते हैं संश्लेषण। तो भी जानकारियाँ हमने अलग अलग भागों में बांटी थी, उसका समझा था, फिर उसको हम करते हैं, उसको हम इकट्ठे क्रमबद्ध रूप में लगाते हैं। जो भी जानकारी होती है उसे हम क्रमबद्ध रूप में इकट्ठे करते हैं। तो ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया, यानी कि जानकारी का हमने निष्कर्ष प्राप्त किया और उसे क्रमबद्ध रूप से लगाया, निष्कर्ष प्राप्त किया और उसे क्या किया, क्रमबद्ध रूप से लगाया। फिर बात करते हैं मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन में यानी कि यहाँ सब हमने ये सब जो चीज़ें की है, उसके बाद हमें ये भी तो पता लगाना है कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो सूचना की महत्वपूर्णता को जांचते हैं हम, यहाँ पर सूचना की महत्वपूर्णता को जांचते हैं। चलिए हम एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था ज्ञान, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञान में क्या होता है, हमें किसी चीज़ की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो हमारे क्या होती है, ज्ञान के अंतर्गत आती है। उसके बाद होता है बोध। तो जो जानकारियाँ हमें प्राप्त की हैं, जो हमने उसे समझा है, उसे हम देखते हैं कि अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता है हमें या नहीं है। तो ये हो जाती है समझ, होती है कि कोई भी जानकारी हमने प्राप्त की और उन्हें अपने शब्दों में हमें व्यक्त करना है। फिर आगे की बात करें अनुप्रयोग। तो जो भी जानकारी हमने प्राप्त की और उसे अपने शब्दों में हमने तैयार किया और समझा, तो हम देखते हैं सीखे हुए ज्ञान का जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया अनुप्रयोग हो गया। फिर बात करते हैं विश्लेषण की। तो विश्लेषण यानी कि हमने ये सब जो जानकारियाँ इकट्ठा की, जिसका हमने प्रयोग किया, उसके बाद हम उसको क्या है, विभिन्न भागों में बांट देते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, इन जानकारियों को खंडों में बांटते हैं या विभिन्न भागों में बांटते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो ये हो जाता है हमारा विश्लेषण। उसके बाद बात करते हैं संश्लेषण की। तो इसके लिए इसका निष्कर्ष जब हम निकालते हैं तो उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करते हैं। संश्लेषण में उसका निष्कर्ष जो है, जो भी चीज़ें हमने सीखी है उसका हम निष्कर्ष निकालने के लिए उसे क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर बात आता है मूल्यांकन का। तो यानी कि यहाँ सब जो चीज़ें हमने सीख ली हैं, ओके, उनका देखते हैं कि सूचना जो हमने प्राप्त की है उनकी महत्वपूर्णता कितनी है, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाता है हमारा मूल्यांकन। तो आपका ये हो गया ज्ञानात्मक पक्ष कंप्लीट। ओके, आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। फिर हम अगला आते हैं भावात्मक पक्ष पे। तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर सिर्फ नाम लिखा रहने देते हैं। आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, लिखा रहने देते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पे। फिर अगला क्या देखते हैं, भावात्मक पक्ष आता है। इसमें भी कितने 6 चरण है। अब यहाँ पे चरण भी लिख लीजिएगा। 6 चरण में इसको बांटा गया है, 6 ही चरण में इसको भी बांटा गया है। भावात्मक पक्ष को कौन कौन सा, आग्रहण, प्रतिक्रिया, तीसरा है आकलन, चौथा है समावेशन, पांचवा है क्या, संगठन, और चौथा है चारित्रीकरण। तो इस चारित्रीकरण को हम विशिष्टीकरण भी कह सकते हैं, विशिष्टीकरण।
करण, ये याद रखिएगा, इसको क्या कह सकते हैं हम, विशिष्टीकरण भी कह सकते हैं। तो हमने पहला क्या देखा है, आग्रहण, यानी किसी भी जानकारी को ग्रहण करना। ओके, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना क्या हो जाता है, आग्रहण हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, आग्रहण करना किसी भी जानकारी को ग्रहण करना है, कोई भी उद्दीपक प्राप्त करना। तो यहाँ लिख सकते हैं कोई भी जो है उद्दीपक प्राप्त करना, उद्दीपक प्राप्त करना, कोई भी उद्दीपक हम प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाता है, आग्रहण, यानी कि ग्रहण करते हैं। कोई भी बाह्य उद्दीपक होता है उसे हम, बाहरी चीज़ों को जो ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, उद्दीपक हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, प्रतिक्रिया आता है। तो इसमें क्या होता है, जो हम उद्दीपक के प्रति, जो ये उद्दीपक आता है इसके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, जो क्रियाएँ करते हैं वो हो जाती हैं। जो भी बाहरी उद्दीपक आया उसके प्रति हमने क्या की, क्रियाएँ की। तो ये हो गया आपका प्रतिक्रिया हो गया। उसके बाद हम जानते हैं आकलन। ओके, तो हमने आकलन में क्या देखा कि हमें जो है उद्दीपक, कोई चीज़ें प्राप्त हुई, हमने कोई चीज़ें ग्रहण की, उसके बाद हमने क्रियाएं की। फिर हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें हमें कितना समझ में आई। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को हम देखते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं, ये देखते हैं कितना हम सीख रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है। इन सब चीज़ों का हम आकलन करते हैं, बेहतर तरीके से आकलन करते हैं कि हमारे सीखने के लिए हमने जो सीखा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है भी या नहीं है, जो हम सीखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई आकलन में। फिर उसके बाद देखते हैं समावेशन को। ओके, और इसके महत्व को भी जानते हैं, महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये चीज़ उसके बाद हम देखते हैं समावेशन को। समावेशन को हम जब देखते हैं, सारी जो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जो अनुक्रिया में हमने व्यवहार किया है, अनुक्रिया को व्यवहार में शामिल करना। जो भी अनुक्रियाएं हुई हैं उनको किसमें व्यवहार में शामिल करना क्या होता है, अनुक्रिया को व्यवहार में शामिल करना। व्यवहार में शामिल करना क्या हो जाता है, समावेशन हो जाता है। क्या, अनुक्रिया को व्यवहार में शामिल करना, जो भी क्रियाएं होती हैं उनको अपने व्यवहार में लाना क्या होता है, समावेशन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, संगठन आता है, यानी कि जो अपने व्यवहार हैं उनको अनुकूलित करना संगठन कहलाता है। अपने जो व्यवहार हैं उनको क्या करना, अनुकूलित करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। फिर बात करते हैं चारित्रीकरण या विशिष्टीकरण की। ओके, तो किसी विशेष अवसर पर जो भी चीज़ें हमने ग्रहण की है, किसी विशेष अवसर पर व्यक्त करना या उसे आत्मसात करना। किसी विशेष अवसर पर अनुक्रिया करना यहाँ लिख सकते हैं, या आत्मसात करना, अनुक्रिया करना या आत्मसात करना। तो चलिए हम इसको एक बार और देखते हैं। ओके, चलिए हम एक बार और देख लेते हैं इसको, इन चीज़ों को। चलिए, तो हमने क्या देखा, भावात्मक पक्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं, आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, समावेशन, संगठन और चारित्रीकरण। तो हमने क्या देखा है कि आग्रहण यानी कोई बाह्य चीज़ें हैं उनको हमने ग्रहण किया, यानी किसी भी उद्दीपक को हमने क्या किया, ग्रहण किया या हमने प्राप्त किया, क्या हो गया, आग्रहण हो गया। उसके बाद हमने देखा है प्रतिक्रिया, आग्रहण जब हम प्राप्त किया तो उसके प्रति हमारी क्या क्रियाएं होंगी, इन चीज़ों को हम देखते हैं। फिर आकलन, यानी हमने आग्रहण प्राप्त हुआ, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई उसकी हमने क्रियाएं की। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे हमने सीखा कितना है और वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितनी महत्ता वो रखती हैं, उपयोगी है भी या नहीं है। तो ये हो जाता है आकलन। अब बात करते हैं समावेशन। तो जो अनुक्रियाएं होती हैं उनको अपने व्यवहार में सम्मिलित करना क्या होता है, समावेशन होता है। अनुक्रियाओं को अपने व्यवहार में सम्मिलित करना क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं संगठन की। तो संगठन मतलब क्या होता है, किसी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो जाना, अनुकूलित हो जाना, तो ये हो जाता है संगठन आपका। और बात करते हैं उसके बाद लास्ट में क्या है, चारित्रीकरण, या हमको इसको विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, किसी विशेष अवसर पर अनुक्रिया हम तो करते हैं या लास्ट में, या उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमने सीखी उनको आत्मसात कर लेते हैं, अपने चरित्र में ले आते हैं, यानी चारित्रीकरण कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष को भली भांति देख लिया। वैसे इसमें डिटेल हमने आपको बताया है, इसको आप लिखिएगा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें सीक्वेंस ही आपका नाम ही पूछता है और सीक्वेंस पूछता है। इसमें पूछा जाए निम्न स्तर कौन सा है, आग्रहण है, और उच्च स्तर कौन सा है, चारित्रीकरण है। तो ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम क्रियात्मक पक्षों को देखते हैं। ओके, तो हम चलिए एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से आते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये ब्लूम ने कब दिया था, 1956 में दिया था। आपको बस इतना ही याद करना है। फिर आगे देखते हैं भावात्मक पक्ष। ये भी 6 थी, 1964 में ब्लूम ने, क्राथवेल ने और मसीहा ने मिलकर दिया था, तीनों लोगों ने। पहला क्या था, आग्रहण है। दूसरा क्या है, क्रियाएं हैं, प्रतिक्रिया है। तीसरा आकलन है। चौथा क्या है, समावेशन। पांचवा संगठन। और छठा चारित्रीकरण या विशिष्टीकरण। तो ये आपके 2 पक्ष कंप्लीट हो गए, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष। अब हम देखते हैं क्रियात्मक पक्ष को। तो इसके लिए हमें इसे इधर का मिटाना पड़ेगा। ओके,
फिर अगला क्या है, क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में क्या है, आपके अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, बस आपका कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि उच्च स्तर कौन सा है और निम्न स्तर कौन सा है। तो उद्दीपक जो है निम्न स्तर है, आपका निम्न स्तर है, और यहाँ क्या है, आदत निर्माण जो है ये उच्चतम स्तर है। तो यहाँ से स्तर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज्ञानात्मक पक्ष इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। क्रियात्मक पक्ष जो है 1969 में दिया था, किसने दिया था, ब्लूम के शिष्य कौन थे, सिम्पसन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लूम के शिष्य, ब्लूम के शिष्य कौन थे, सिम्पसन, इन्होंने दिया था। कौन सा पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या मनोशारीरिक पक्ष हम कह सकते हैं। तो इस पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को 7 चरणों में बांटा था, किसमें, उद्दीपक, अनुकरण, क्रियान्वयन, चौथा क्या है, नियंत्रण, पांचवा है सामंजस्य, छठा है स्वाभाविकरण, और सातवां क्या है, आदत निर्माण। तो सबसे निम्न स्तर पूछा जाए तो उद्दीपक है, और उच्च स्तर क्या है, आदत निर्माण। ये आपका यही इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें सीक्वेंस भी नहीं पूछता है, लेकिन हम बता देते हैं। उद्दीपक यानी कोई भी बाहरी चीज़ें हमें जो ग्रहण होती हैं वो उद्दीपक हो जाती हैं। फिर हमें चीज़ें अनुकरण करनी, किसी भी चीज़ का अनुकरण करना है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है, फिर चीज़ों को नियंत्रण यानी अच्छे से संगठित करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है, फिर उसमें सामंजस्य बिठाते हैं, फिर स्वाभाविकरण यानी कि अपने स्वभाव में लाना, और आदत निर्माण, इसके बाद क्या होता है, आदत निर्माण हो जाता है। तो इसमें आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको निम्न स्तर और उच्च स्तर ही जानना है। अगर आप नाम याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कौन सा है क्रियात्मक पक्ष, पहला उद्दीपक है, अनुकरण है, क्रियान्वयन है, नियंत्रण है, सामंजस्य, स्वाभाविकरण है और आदत निर्माण है। तो इन चीज़ों को हमने जान लिया, ये आपके सभी पक्ष थे। इसको हम मूल्यांकन के पक्ष भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी भी बोला है। तो हमने देख लिया तीनों स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्षों को हमने जान लिया। और यहाँ से आपके चाहे टेट हो या सीटेट हो या अदर कोई भी एग्जाम है आपके जहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट में आपके काम आ जाएगा। तो इसको हम अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मैथ्स में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, पर्यावरण में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, सब में आएगा। तो इसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया इन चीज़ों को। तो ओके, तो इसी के साथ ये क्लास हमारी ख़त्म होती है। तो अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इससे जुड़ सकते हैं। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये हमारी क्या है, टेलीग्राम आईडी है। यहाँ आपको वीडियो की लिंक मिल जाती है। और इंस्टा आईडी है, अगर आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी है टीचिंग लर्नर्स शालिनी, टीचिंग लर्नर्स शालिनी। तो ये हो गई आपकी 2 आईडी। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स शालिनी पे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जो भी चीज़ें आपको जाननी हो या पढ़नी हो वो भी आप बता सकते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा आज ब्लूम का वर्गीकरण। कल हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस वही, कोई भी सीक्वेंस नहीं चल रहा है मेरा। ओके, ना हम किसी सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, बस जो चीज़ें आती हैं एग्जाम में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या है, कोई भी मेरा सीक्वेंस से आप देख रहे होंगे, कोई भी सीक्वेंस से आपका नहीं चल रहा है, और वैसे आपका जो भी चल रहा है वो इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पढ़ रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें होंगी, हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी जान ली। कल हम नया चैप्टर जानेंगे, शायद हम शिक्षण टीएलएम के बारे में जानेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री, जो हमेशा आपके सारे सब्जेक्ट में पूछता है, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जिसमें हो, सब में क्या पूछता है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो हम उसको जानेंगे। तो चलिए क्लास खत्म होती है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।